मुल्क में जो सियासी कशीदगी है, इसकी वजह से आप देखेंगे कि मईशत बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएगी। अब हमने पिछले प्रोग्रामों में चंद चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आगाज़ में आपके सामने पूरा एक स्केच बनाकर पेश करूँ कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, मुल्क में सियासी कशीदगी जब आती है तो जिन लोगों ने पैसा कहीं लगाना होता है वो एकदम हाथ रोक लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होनी होती है, जब लोग पैसा लगाकर कोई नया काम शुरू करने लगते हैं, अगर वो हाथ रोक दें तो उससे फिर ये होता है कि इकोनॉमी पर दबाव आ जाता है। ये एक चीज़ हो गई, यानी ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा हो जाएगा, एहतियात का, मोहतात रहने का। अब उसका इम्पैक्ट किस किस मार्केट पे आएगा? देखें, एक मार्केट हम आम तौर पे बात करते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पर बैनुल अक़वामी हालात का ज़्यादा असर होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है वो बैनुल अक़वामी हालात मामलात के साथ चल रही होती है। लेकिन जो मुल्क में सियासी कशीदगी है वो शॉर्ट टर्म के अंदर, और कभी कभार अगर ये सस्टेनेबल हो, इनकंसिस्टेंसी या मसले मसाइल, तो फिर मार्केट मीडियम टर्म तक भी दबाव पे चली जाती है। तो लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर तो बंदा ये कह सकता है कि मार्केट दबाव का शिकार रहेगी, बैनुल अक़वामी हालात भी उसमें, मुल्क में सियासी कशीदगी भी हो गई। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर हो गई करेंसी मार्केट। वहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो मुल्क में सियासी कशीदगी प्लस जो मुल्क की एक बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पॉलिसी, उसकी वजह से डॉलर की कदर में इजाफे के बारे में एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। बल्कि इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट्स ही बोल रहे हैं। मैं अपनी राय तो नहीं दे रहा, ये वही बातें जो प्रोग्राम के अंदर होती रही हैं, है ना। और जो भी बात होती है प्रोग्राम के अंदर पहले क्लियर कर दूं, विदाउट प्रिजुडिस होती है, यानी उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स, ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसमें हम लोग तो जिम्मेदार नहीं है। ये एक अंडरस्टूड चीज़ है। अगर डॉलर की कदर में इजाफा होता है बैनुल अक़वामी सतह पर जो हालात हैं उसकी वजह से, और मुल्क में सियासी कशीदगी की वजह से, क्योंकि लोग फिर कहीं ना कहीं सरमाया तो लगाएंगे ना, सरमाया एक जगह नहीं टिकता, तो फिर डॉलर की कदर में इजाफा हो सकता है, रुपए के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब मिला लिया हमने। अब आ जाएं बाकी चीज़ों की तरफ। जो हमारे यहाँ तिजारत और सनत का शोबा, अब जाहिर बात है वो भी पैसा मांगता है, लोग पैसा लगाएंगे और पैसा कमाने के लिए। अब जाहिर बात है वो देखेंगे जनाब हालात ज़रा आगे पीछे हो रहे हैं, तो वो भी एकदम ऐसी कैफियत में आ जाएंगे कि भाई रुको यार, ज़रा देख लें पहले ऊँट किस करवट बैठता है, फिर हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरफ दोबारा से रुझान पैदा करेंगे, वहाँ पर दोबारा से पैसे जो लगाने होंगे वो लगाएंगे। तो ये देखें बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई। फिर अब चौथी चीज़ की तरफ जाते हैं, यानी हमारे जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा, आप कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं अग्री या डिसएग्री तो नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो अनडॉक्यूमेंटेड भी है। तो जो अनडॉक्यूमेंटेड भी है वो भी इकोनॉमी को चला रहा है, तो लिखा नहीं आ रहा ना। अगर हम डॉक्यूमेंटेड के जरिए जाएं तो फिर पाकिस्तान तो बहुत बुरे हाल में होगा ना। लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड भी बहुत बड़ा पोर्शन है, इस वजह से ही मुल्क का मामला जो है थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो ये चीज़ हो गई। तो यानी ये कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के अंदर भी एक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि वो हर आदमी घबराएगा, यार पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं कल हुकूमत रहती है जाती है। फिर तरीके अदम एतमाद, आपको पता है चंद दिन का गेम तो है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि लोग बोलते हैं फौरी चुटकी बजाई और अदम एतमाद नहीं। थोड़ा सा सस्पेंस तो डेवलप होगा, और फिर अगर ये हो भी जाता है उसके बाद भी फिर हालात इस तरह के हो जाएंगे कि दिस वे और दैट वे। अगर दिस वे यानी गवर्नमेंट के हक में चली जाती है बात, तो फिर तो चलो लोग कहेंगे कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हो गई, कुछ देर के लिए ये फिर दोबारा अपनी जगह पर आ गए। लेकिन वहाँ पर भी इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है, जिसके माने ये है कि अगर कामयाब हो गई, माजरत, अगर नाकाम हो गई अदम एतमाद की तहरीक और इमरान खान साहब कामयाब हो गए, तो फिर वो अपने सियासी मुखालफीन जिनका उन्होंने जिक्र किया अपनी तकरीर के अंदर, उनको फिर नहीं छोड़ूंगा। उनको कहाँ से पकड़ूंगा ये भी बता दिया उन्होंने कि मैं यहाँ से पकड़ूंगा उनको, और फिर साथ में ये भी कह दिया कि साहब कौन कौन मेरे निशाने पर है। सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। ऐसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमेशा इस्तेमाल नहीं करते सख्त ज़ुबान, लेकिन उन सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। इसके माने ये है कि दिस वे और दैट वे दोनों सूरतों के अंदर जो है वो अजीब गरीब किस्म की कैफियत पैदा हो जाएगी। वहाँ पर तसादुम की कैफियत हो जाएगी, क्योंकि फिर जाहिर बात है उन्होंने मतलब इतने ज़्यादा अल्फाज वो बोलते हैं ना, अगर इफ ही डिडंट मीन इट, इसका मतलब है ही मीन्स इट, ही मीन्स समथिंग। अब उनको पता है कि भाई ये आखिरी इनिंग होगी उनकी, तो आखिरी इनिंग में खेल जाओ भाई,
तो फिर इसके माने ये है कि फिर भी एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत होगी जहां पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स होंगे उनको आड़े हाथों लेंगे। वो नहीं, उन्होंने कह दिया ना। अच्छा, अगर ये नहीं होता यानी दिस वे के बजाय दैट वे हो जाता है, अगर दैट वे हो जाता तो फिर अगला कौन आएगा, ये भी है ना। लोग तो हर किस्म के सवाल करते हैं ना भाई। देखो, सस्पेंस तो क्रिएट किया जाता है ना जी, चली जाएगी हुकूमत। अब वो आपको पता है 2-3 दफ़ा इस तरह हो चुका है, लेकिन हुकूमत नहीं गई, हुकूमत अपनी जगह टिकी रही। लेकिन अगर मैं कहता हूँ एक सिनारियो आ जाता है कि जहाँ कोई भी वजह से ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई और आ जाता है या किसी और को आना पड़ता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ को लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम तो पॉसिबिलिटी को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ मुआशी फॉल आउट को डिस्कस कर रहे हैं, तो भी कौन सा वो कोई ख़ास कुछ कर सकेगा। देखें, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अपनी जगह मौजूद है, जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी अपनी जगह मौजूद है। वो कौन सा ऐसा कोई फार्मूला लगा देगा 1.5 साल के अंदर के सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हाँ, बातें बहुत सारी हो सकती हैं कि वो एक और एमनेस्टी स्कीम लाई जाए जो किसी तर्ज पर है। देखिए, जैसे इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए कोई और एमनेस्टी स्कीम लाए जिससे लोगों को और मज़ीद रिलीफ मिले, जिन लोगों ने माजी के अंदर अपने आप को टैक्स के घेरे में नहीं किया। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं जिनसे एक, मैं कह सकता हूँ कि कुछ छोटा सा किक स्टार्ट हो जाए। थोड़ा ये है कि जो टैक्स की रजीम है उसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा सा बढ़ सकता है। ऑलरेडी जो है वो अच्छा रेट आ रहा है, उससे भी बेहतर हो सकता है। ये बहुत सारे सिनारियोज हैं, लेकिन इफ्स एंड बट्स के ऊपर ये चीज़ नहीं चल सकती। मैंने जैसा बताया, दिस वे और दैट वे, दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी बड़े सख्त दबाव का शिकार हो जाएगी। यानी अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है, फिर भी आवर इकोनॉमिक चैलेंजेस आर नॉट ओवर, और अगर कामयाब हो जाती है बाय एनी चांस, तो भी वी आर नॉट आउट ऑफ द सिचुएशन वी आर इन। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन में IMF के कर्जे लौटा देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये तो हो गई थोड़ी आपके नज़दीक बोरिंग डिस्कशन हो गई। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब दूसरे लोग कयास करते हैं क्योंकि वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता है। मैं किसी सियासी जमात से वाबस्ता हूँ नहीं, पसंदीदगियाँ हर एक की होती हैं, लेकिन मैंने तो आपको पहले बता दिया ना कि इट कैन बी दिस वे और दैट वे। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? तो पॉसिबिलिटीज आर दैट, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इज़ नॉट इन ए पोजीशन ऑफ सरेंडर। जो मैं उनकी शख्सियत को जानता हूं, ही विल नॉट सरेंडर। और चूंकि वो सरेंडर नहीं करेंगे तो देयर इज़ वेरी लेस लाइकलीहुड कि ही विल कॉम्प्रोमाइज़। वो जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो अपने स्टांस को चेंज नहीं करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी लेवल जो है ना बहुत कम होगी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो वो तो फिर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कन्विंस कर रहे होते लोगों को। बट he is where he is, he stands where he is, he is not changing his stance। जहाँ तक बात हुई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की, वहाँ पर भी उन्होंने क्लैरिटी दे दी। मैं कहता हूँ ही शुड एक्सरसाइज कॉशन इन पब्लिक एड्रेस, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी कि वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग हैं और वो फैसले अपने मिजाज और अपने हिसाब से करेंगे। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज विद द इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी होती है ना वेस्ट के, जिसमें पावर्स होते हैं, सब इन्वॉल्व होते हैं। अब जाहिर बात है वहाँ पर आपको पता है उनका अपना किरदार है इंटरनेशनल का, वो अपना अलहदा रोल प्ले करेंगे। फिर बात हो गई लोकली भी। आपको पता है कि पहले जिस तरह से इदारे ऑन बोर्ड थे, मैं काफ़ी अरसे से समझा रहा था PTI के रहनुमाओं को कि आप इदारों के साथ चलें, तो दूसरों पे या दूसरे इदारों और उनके किरदार पे उंगलियां ना उठाएं। तो जाहिर बात है उनकी तो हमेशा से ही न्यूट्रलिटी ही आप समझ लें एक तरह से। मैं यही कहूँगा, लोग बोलते हैं कि टिल्ट था, लेकिन मैं हमेशा से यही कहता हूँ भाई न्यूट्रलिटी थी। और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस के अपने जो है इंटरेस्ट होते हैं, और वो इंटरेस्ट जो होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इन इंस्टीट्यूशंस की जो स्ट्रेंथ है वो हमारे नेशन की स्ट्रेंथ है। अगर हमारी कौम, हमारा मुल्क मजबूत होगा तो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उससे ड्रॉ करेंगे अपनी पावर। लेकिन समझ रहे हैं बात को, ये पॉलिटिकल पावर की तरह नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट जो है वो आपस में मैच करते हैं। तो ये समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। खैर एनीवे, इन सो मेनी वर्ड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम से कम बोलूँ। पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो है उसकी वजह से इकोनॉमी प्रेशर में होगी, दिस वे और दैट वे। दोनों सूरतों के अंदर मैंने सिनारियो आपके सामने ड्रॉ किया, लेकिन मैं चाहूँगा कोई उसको कंकर भी करे। तो फिरदौस शमीन नकवी साहब जो कि PTI के मारूफ सीनियर रहनुमा हैं और उनका बड़ा अहम किरदार रहा है इस मुल्क की सियासत में भी और अपनी पार्टी की सियासत में भी,
उनको वेलकम करता हूं शो में। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब बात यह है कि प्रोग्राम के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस करते हैं, लेकिन जाहिर बात है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हैज बिकम सच ए मेजर इशू कि उसको डिस्कस करना जरूरी है। अब मुख्तसरन आपको ये बताऊंगा कि जो बात मैंने की वो ये है कि इमरान खान साहब सरेंडर नहीं करेंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब, उन्होंने ये क्लियर मैसेज दे दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी उन्होंने मैसेज दे दिया है कि वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग आदमी है, ही विल परसू समथिंग विच ही फील्स इज राइट। सेकंड, उन्होंने हमारी जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये मैसेज दे दिया है कि नंबर वन, ही विल नॉट टॉलरेट माफियाज एंड करप्ट एलिमेंट्स टू ब्लैकमेल हिम, दिस इज व्हाट ही हैज सेड। सेकंड इज कि उन्होंने ये कहा है कि यहां पे प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी एंड ही इज नॉट विलिंग कि वो सरेंडर करें यहां पर बाय कॉम्प्रोमाइजिंग विद एलिमेंट्स विद इन हिज पार्टी और अदर पार्टीज जो कि ही फील्स आर नॉट अप्रोप्रिएट एट द मोमेंट और नॉट इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी एंड हिज पॉलिटिकल सपोर्टर्स। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सर दिस वे और दैट वे, यानी अदम एतमाद की तहरीक अगर नाकाम हो जाती है तो ठीक है, इवन इफ दे आर लेस चांसेस कि अदम एतमाद की तहरीक पास हो जाए, तब भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेगी। व्हाट डू यू से? एंड सेकेंडली, व्हाट हैज योर गवर्नमेंट प्लान, व्हाट हैज पीटीआई प्लान टू डू इन बोथ द सिनेरियोस? क्या कहते हैं आप? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो कुछ कह रहे हैं वो पहली दफा नहीं कह रहे। ये एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म हमारा इलेक्शन का प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान को एक खुददार मुल्क बनाना हमारा इलेक्शन का प्लेटफॉर्म है। हमने बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि हम किसी के आलाकार नहीं बनेंगे। आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए सर, वर्स्ट के सिनारियो तो लेना पड़ता है ना, सियासत में तो हर चीज हो सकती है। व्हाट इज योर प्लान बी इफ थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड? क्या कहते हैं आप? नो। देखिए, एक मैं समझता हूँ कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो डिफेक्शन हो ही नहीं सकता पीटीआई का, और जहाँ तक हमारे एलाइज है उन सबसे हमारा साथ देने का वादा कर दिया है। तो हमें तो पूरा यकीन है कि ऑपोजिशन फेल करेगी। इससे कि अगर ऑपोजिशन कामयाब हो जाती है तो वो तो प्लान भी हमारा तो होता ही नहीं है ना, फिर प्लान भी उनसे पूछे कि उनका प्लान क्या है। लेकिन हमें तो पूरा यकीन है कि वो मुमकिन ही नहीं है जो वो करना चाह रहे हैं। नहीं, आप देखें ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दिस वे एंड दैट वे, क्योंकि देखें वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है कि इफ थिंग्स गो दिस वे दैट मींस थिंग्स गो इन योर फेवर, ही विल गो आफ्टर द ऑपोजिशन। He has said this very clearly. But if you are saying you lose the vote of confidence, then you have to leave the government. There is no plan B other than that. हाँ, ये है। देखो, कोई पाकिस्तान के आइन की रिक्वायरमेंट है कि आपने यू हैव लॉस्ट अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो फिर जो है वो किसी और को गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। पीटीआई से जब भी गवर्नमेंट बनेगी इमरान खान होंगे प्राइम मिनिस्टर। तो करंटली आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि यू आर गोइंग टू विन एंड यू आर गोइंग टू फेल। सर, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए ना। हाँ। देखिए, ये हमारे डीडीए ने खुल के कह दिया, मोदी ने खुल के कह दिया कि हम वफादार लोग हैं, हम रोज अपनी सियासी वाबस्तियां तब्दील नहीं करते। एमकेएम ने कह दिया, जब इन सब पार्टियों ने कह दिया, और जो आर्टिकल 63A है वो अलाउ नहीं करता कि कोई आदमी डिफेक्ट करे। हमारा अपना प्लान ये है कि हम उस दिन पार्लियामेंट नहीं जाएंगे जिस दिन वोट डल रहा होगा। दैट इज हमारी तो जी, दैट इज अ वेरी यूनिक प्लान जी। एलाइज और हम सब जो है वी विल सेट इट आउट। अब ऑपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो 172 लोग पैदा करें। बट यू सी द इशू इज अ बिट टेक्निकल बिकॉज राइट नाउ अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आई मीन इसमें तो सिंध के अंदर तो वी हैव सीन अ कपल ऑफ योर मेंबर्स, मे बी आई एम रॉन्ग सिंस यू बीन हेडिंग द पार्टी इन सिंध, a couple of your members have been suspected of voting the other side. I don't know, maybe I'm wrong. लेकिन ये कि ये तो हो जाता है ना सर पॉलिटिक्स के अंदर, क्या कहते हैं आप? इधर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं जिस आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन में बात कर रहा हूँ आर्टिकल 63 है, इसमें आपको वोट करना पड़ता है, और अगर आपने पार्टी इंस्ट्रक्शन के खिलाफ वोट किया तो आपको
जहाँ सेनेट के इलेक्शन में वो क्लॉज अप्लाई नहीं होता, इन लोग निकाल रहा हूँ, लेकिन इनके ऊपर वो ऑटोमेटिक जो डिफेक्शन क्लॉज है वो अप्लाई नहीं। ये भी बड़ी अहम बात है। 4 लोगों ने, 2 ने तो पिछले इलेक्शन में ही अपनी लॉयल्टी चेंज कर ली थी, 2 ने इस्तीफा की। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मैं कोशिश करूंगा आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर भी मदऊ करूं। जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ हुए। बड़ी अहम बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है। उन्होंने दूसरा सिनारियो सोचा ही नहीं है, क्योंकि इत्तेहादी उनके साथ हैं और उनको पूरा यकीन है या पूरा भरोसा है कि उनके इत्तेहादी उनके साथ रहेंगे, जिसकी वजह से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेल कर देंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कामयाब उसमें से निकलेंगे बाहर। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन है, अपोजिशन का भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, नंबर गेम बोल रहे हैं हमारी मुकम्मल है। अब हमने इकोनॉमिक फॉल आउट की बात करनी है, लेकिन दिस वे और दैट वे, चलो दिस वे और दैट वे फिर अपोजिशन से भी पूछना चाहिए, उनके भी किसी सीनियर रहनुमा से पूछना चाहिए। इसीलिए हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, जो कि बड़े अहम ओहदों के ऊपर माजी में भी फायज रहे हैं, पार्टी ओहदों पर भी, सरकारी ओहदों पर भी, और इस वक्त भी बड़े ही अहम रहनुमा के तौर पर सामने आ भी रहे हैं, आते भी रहे हैं। वेलकम करता हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकुल फारूक साहब, बात कुछ ऐसी है कि हुकूमत के रहनुमाओं से पूछें, उनकी सियासी जमात के रहनुमाओं से पूछें तो वो कहते हैं हम कॉन्फिडेंट हैं, नंबर गेम पूरी है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, सब ने जनाब हमारे कंधे पर भी हाथ रखा है, सर पर भी हाथ रखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि साहब हम डिफेक्ट नहीं करेंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हमारे अपने मेम्बरान गड़बड़ कर नहीं सकते, क्योंकि वो उसी इसका सहारा लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग वाला कानून नून लीग ने कामयाब करवाया था। अगर आपको याद हो तो आप भी उसमें शामिल थे, आपने कामयाब कराने में किरदार अदा किया था। तो लेकिन ये कि अब फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, वो कह रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा, कोई पॉलिटिशियन ये रिस्क नहीं लेगा कि उसका पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो डाउट में पड़ जाए। अब बात ये दिस वे और दैट वे, सॉरी सवाल थोड़ा सा तवालत इख्तियार कर रहा है क्योंकि मैंने आपसे पूछना ज़रूर है उसके डायनेमिक्स को। कल दिस वे यानी कि अगर गवर्नमेंट टिक जाती है, जीत जाती है और किसी तरह नाकाम कर देती है, तो भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये डायरेक्शन दी है कि साहब मैं अपोजिशन को देख लूँगा, और ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की आपके सामने मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, प्रोग्राम के आगाज़ में बहुत दफ़ा कह चुका हूँ वो बातें, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मेरे हिट लिस्ट पर या टारगेट लिस्ट पर या प्रियोरिटी लिस्ट के ऊपर कौन कौन लोग हैं, और वो सबको जो है ना वो देख लेंगे। समझें आप, कहने देख लवांगा सारे ने देख लवांगा। तो अब आप देख लें कि क्या होगा, मतलब दिस वे दैट वे दोनों में प्रॉब्लम है। हमारे मुल्क की मईशत का क्या होगा सर, गरीब आदमी का क्या होगा, ये बता दें हमें। जी सिद्दीकुल फारूक साहब। मैं आपके एक सवाल में बहुत से सवाल आते हैं। जी। पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान साहब इतने ही पुरएतमाद हैं तो उनके मुंह से झाग तो नहीं उड़नी चाहिए, उन्हें बदजुबानी पर तो नहीं उतरना चाहिए। एतमाद वाला आदमी मुतमईन होता है और वो फाते नजर आता है। इमरान खान साहब की तकरीरों से और उनके गाली गलोच से और उनकी बातों से बंदूक का निशाना पड़ता है, ये नजर आता है कि जिस तरह हारा हुआ आदमी धमकियां देने पे आ जाता है, वो इनके एक एक लफ्ज से आया है। जिस तरह वो भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी एक के दर पर, कभी दूसरे के दरवाजे पर, कभी इसकी मिन्नत, कोई मिलता है कोई नहीं मिलता। आप देख लीजिएगा, बहुत से लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया है। पार्टी के अंदर टूट फूट बहुत ज्यादा है, कई ग्रुप बन चुके हैं, ये भाग रहे हैं सबके पीछे, लेकिन कुछ। दूसरी बात कि वो दावा करते हैं, दावा न करें, अगर ये कह दें कि हम हार गए तो फिर तो इनकी पार्टी में कोई 4 बंदे भी नहीं ना रहेंगे, फिर वो कहेंगे जी बस हार गए हम। तो इसलिए वो तासुर ये दे रहे हैं कि नहीं मैं फाइट कर रहा हूँ और मैं फतह पा लूंगा। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पाक से कि इन्होंने जिस तरह की वारदातें रियासत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ की हैं और जिस तरह अवाम को इन्होंने बर्बाद किया है, नाकाम मईशत से, बुरी गवर्नेंस से, जिस तरह बैन अवी सतह पर इनकी खारजा पॉलिसी नाकाम हुई है बल्कि इन्होंने की है, उसके बाद इनका मेरा ना मुल्क के लिए यूं समझ लें कि एक टाइम बम है कि अगर इसको ज्यादा मौका दें तो तबाह कर देगा मजीद।
अच्छा, तो ये इसलिए एक चीज पे इनकी मैं अपनी क्लैरिटी पार्टी- चाहता हूं, क्योंकि पीएमएलएन के अंदर कम लोग ऐसे हैं जो कि आपके स्टेचर और मर्तबे के हिसाब से हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के भी बड़े करीबी तस्वर किए जाते हैं और जो शहबाज शरीफ साहब को भी बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब शहबाज शरीफ साहब भी उनको पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उन लीडरों के अंदर आप हैं। बात ऐसी है कि जो शहबाज शरीफ साहब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं रिपीट तो नहीं करता, लेकिन उससे जो एक डायरेक्शन गई वो आवाम के लिए ये गई कि मे बी नाउ शहबाज शरीफ साहब वांट्स टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो देयरफॉर ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ रनिंग अराउंड। जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा सर, क्योंकि मैं तो सबको मुझे रिस्पेक्ट पता करता है, हूं। सबको पता है जी। जी जी, तो इज इट सो दैट शहबाज शरीफ साहब इज डूइंग अ लॉट ऑफ रनिंग अराउंड फॉर अराउंड पॉलिटिकल एंड दोज फोर्सेस दैट आर नॉट पॉलिटिकल, इज इट सो? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब ने जो भी राब्ते किए हैं वो सबके सामने हैं। हमारा और पूरी अपोजिशन का यही मुतालबा था, यही दरख्वास्त थी, यही सोच थी, यही मौक़िफ़ था कि एस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलों में गैर जानिबदार रहे। यही अब तक हम समझते हैं कि वो गैर जानिबदारी सामने आ रही है। खुदा करे ऐसा ही हो। दूसरी बात यह है कि हम लोगों से राब्ते कर रहे हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं उनसे भी राब्ते किए हैं, ये जायज़ बात है, इसमें तो कोई नाजायज़ बात नहीं है। हमने तो ये नहीं कहा अंपायर की उंगली उठेगी, तो जो कहता था अंपायर की उंगली उठेगी, अगर वो मालशिया और पालशिया तो फिर वो देख ले अपने उस रवैये और अपने उस किरदार की सामने रखी ना, और उसमें अपना चेहरा देख ले। लेकिन बात एक और है, बात यह है कि सदर मुमलिकत तो किसी भी रियासत के उसूली तौर पर हमारे जैसी रियासत में बज़ाहिर सबसे बड़े ओहदेदार होते हैं, लेकिन अपने इख्तियारात के एतबार से वज़ीर आज़म सबसे बड़ा ओहदेदार है, सबसे बड़ी उसकी इज्जत है। वो पूरी कौम का एक तरह से बाप होता है अगर जनरल इलेक्टेड हो। तो अगर बाप की जुबान ये हो तो फिर उसके बाद वो क्या गिला करेगा किसी और से? नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, एक्चुअली दैट इज़ अ रिएक्शन। वो बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी जो है, जो माहिदा लंदन के अंदर तय पाई थी, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गए ज़रूर थे, तब भी गए थे, लेकिन आप लोगों ने मेरे ख्याल जो मेन राउंड टेबल हुआ था उसमें उनको इनवाइट नहीं किया था, बट ही वॉज वेरी मच इन फेवर ऑफ द फैक्ट कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी होनी चाहिए और जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आती है उसको 5 ईयर्स कंप्लीट करने देने चाहिए। दिस वाज व्हाट वाज डिसाइडेड, जिसे आप मिसाके जमहूरियत कहते हैं। तो डोंट यू फील कि आप 5 ईयर्स इनका राइट है पूरा करने दें? क्या कहते हैं आप? देखिए, हम बात आइन की बालादस्ती की और कानून की बालादस्ती की कर रहे हैं, और उसमें अदम एतमाद भी आइन का हिस्सा है, आइनी रास्ता है, जमहूरी रास्ता है। आप देख लीजिएगा, बरतानिया में अदम एतमाद होते रहे हैं और दूसरी जगह अदम एतमाद होते रहे हैं, इंडिया में देख लें तो ये 5 साल मैक्सिमम आइनी मुद्दत है। लेकिन अदम एतमाद की अगर हुकूमत या हुक्मरान डिलीवर करने में नाकाम हो जाता है तो फिर उस वक्त उसके खिलाफ अदम एतमाद जमहूरी रास्ता है। हम कौन सा खुदा ना खास्ता खुद कुछ बमबार बन गए हैं कि जाके हमने को बम लगा दिए हैं? हम कब जनाब अली गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर ऐसी बात कर रहे हैं? तो कानून के मुताबिक अदम एतमाद लाना जो है, ये चूंकि आइन और जमहूरियत का हिस्सा है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो आपसे डिस्कस कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिनेरियो तो है ही है। लेट मी आस्क यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अभी आप पॉलिटिक्स के अंदर, मुझे पता है कि इनर सर्कल का हिस्सा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, और आपके साथ भी बहुत सारे मौजूआत पे मशावरत ज़रूर होती है। तो इशू ये है कि जो आम फहम जो नॉलेज है वो ये है कि यू डोंट वांट परवेज़ इलाही टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। अगर आप उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते, या ही इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू यू एज चीफ मिनिस्टर, देन फिर आपका कोई कैंडिडेट होगा ना। आप किसको बनाना चाहते हैं? मतलब मुतबादिल, मतलब ये 1.5 साल की तो बात है। मतलब इफ़ यू वांट टू मेक दैट फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप पंजाब के अंदर तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपके लिए एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? पास्ट में आपके साथ रहे हैं वो, और आपके साथी भी रहे हैं, और मुझे याद है आपके तो उनके बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं परवेज इलाही साहब के। देखिए जी, इस वक्त पंजाब का मामला ओपन है, खुला है। एक वजीर आला, दूसरा कैंडिडेट्स बहुत से सामने हैं जिन पे इत्तेफाक राय हो गया, यानी जब ये तय हो जाएगा कि हाँ
ये सारे मामलात हो गए हैं। आप खुद देख रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, उनको एक और ग्रुप मिलने गए हुए हैं, एक और साहब हैं, यहाँ एक और ग्रुप अलग हो गया है। भाई मैं तो घुमाता फिराता हूँ ही नहीं ना, मैं तो सीधी बात करता हूँ। हमजा शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, ये राइट? मैं एक जुमला मेरा सुन लेना। वो ये है कि जिस पर इत्तेफाक राय हो गया तो उसके साथ सब खड़े होंगे, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये अब 1.5 साल के लिए नहीं होगा। अर्ली इलेक्शन जरूरी है, क्योंकि जब तक अर्ली इलेक्शन ना हो जाए उस वक्त और नई हुकूमत पूरा एतमाद लेके ना आ जाए, मुल्क की मईशत और मुल्क की गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि 2-3 महीने 4 महीने के बाद नए इलेक्शन, असम्बलियां तोड़ दी जाएं और नए इलेक्शन हो। आप सवाल फरमाइए। हाँ नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, बल्कि आपने कंक्लूड भी कर दिया, क्योंकि देखिए मेरे प्रोग्राम का जो मैंडेट है वो तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस और फाइनेंस है। जाहिर बात है ये देखने वाले लोग वो हैं जिन्होंने अपना पैसा इस मुल्क के अंदर लगाना है, और उनके जहन में यही होगा कि इस वक्त तस्वीर क्या बन के आएगी। आपने वजाहत कर दी कि मैं एक और अर्ज कर दूं जल्दी से। बात यह है जी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की जो आपकी सनती बिरादरी है, जो आपका सरमायाकार है, जो आपका ताजिर है, उसमें और बैन अवी सतह पर बड़ी क्रेडिबिलिटी है। तो अगर नए इंतखाबात के जरिए ये लोग आ जाते हैं तो पहले तो ये समझे कि खराबी न सिर्फ रुक जाएगी बल्कि इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी, एतमाद बहाल हो जाएगा, सरमाया आना शुरू हो जाएगा, सनत लगनी शुरू हो जाएगी, सी पैक पर काम तेजी से शुरू हो जाएगा, बड़े प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे 11-12 महीनों में। उसकी वजह से मुल्क की मईशत जो है वो ठीक होगी, रोजगार मिलना शुरू होगा और इंशाल्लाह डॉलर जो है उसकी कीमत कम होगी, रुपया बेहतर होगा, उसकी वजह से भी महंगाई जो है वो बहुत कम हो जाएगी इंशाल्लाह। ये बहुत सारी चीज़ें आपने एक साथ बताई, ये भी बड़ी अहम थी, और मैं चाह रहा था कि सिद्दीक उल फारूक साहब से गुफ्तगू इसी वजह से हो क्योंकि ये उन मौज़ूआत को बीच में लाएंगे जो मईशत से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ा इनका गहरा तजुर्बा है। तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब सिद्दीक उल फारूक साहब प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।